सक्सेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज मैं क्लास 10th का साइंस का जो बोर्ड परीक्षा का जो VVI प्रश्न है यानी जो परीक्षा में 99% आने वाला है उसका मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं, क्योंकि अब परीक्षा में कुछ ही दिन बच गए हैं तो इसका तैयारी कराना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। तो देखिए, प्रश्न 1, मानव विरसन के क्या कार्य। देखिए, मानव विरसन के जो कार्य हैं वह है शुक्राणु का उत्पादन करना और नर जनन हार्मोन का संश्लेषण एवं श्रवण करना। ठीक है, आगे चलते हैं कि पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। देखिए, अपघटकों की पारितंत्र में बहुत भारी भूमिका होती है। अपमार्जक पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अपमार्जक न हो तो पृथ्वी की सतह पर अपशिष्ट का ढेर लग जाएगा, यानी मेरा वातावरण जो सो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, पृथ्वी गंदी हो जाएगी, जैव भू रसायन चक्र बाधित होने लगेंगे तथा पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए पारितंत्र का अपघटकों की भूमिका जैसे बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 3 देखिए, ओजोन क्या है। ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। यानी हम अच्छी तरह जानते हैं कि ओजोन जो सो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। यानी कि अणुसूत्र O3 सूर्य की परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अपने परमाणुओं में टूट जाती है तथा प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के ओजोन का अणु बनाता है। यानी कि O2 जब परावैंगनिक किरणें से O+O होता है और O+O2 से O3 बनता है, जो कि ओजोन का ये फॉर्मूला हुआ। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। कहता कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिकार्यों के लिए समीकरण लिखना। देखिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन ये सब है, आने की परीक्षा में बिल्कुल ही आने वाला है। आप बहुत अच्छी तरह से इसका तैयारी कर लेंगे। तो कहता है संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जबकि वियोजन अभिक्रिया एक पदार्थ टूटने से 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। अब संयोजन अभिक्रिया की जब बात करें तो जब H2+O2 से जब अभिक्रिया करता है तो H2O बनता है, लेकिन वियोजन में क्या होता है, H2+O को विद्युत अपघटन के द्वारा H2+O2 होता है। यानी कि इसमें 2 या 2 से पदार्थ मिल करके एकल बनाता है, लेकिन यहाँ एकल से 2 या 2 से अधिक बनाता है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। आहार श्रृंखला की परिभाषा दिए। देखिए, और आहार श्रृंखला के अध्ययन के 2 लाभ बताइए। कहते हैं कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि सभी मनुष्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। कहता है जब कोई जीव अपने जीवन के लिए दूसरे जीव को खाकर जीवित रहता है तब उनका ऐसा संबंध आहार श्रृंखला कहलाता है। यानी हर कोई जीव एक दूसरे पर आश्रित है। तो आहार श्रृंखला में होने वाले प्रत्येक चरण को पोषी स्तर या उपभोक्ता कहा जाता है। अब प्रश्न 6 को देखते हैं। यानी प्रश्न 6 में कहता है श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें एवं विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यानी कि श्रेणीकरण समायोजन को समझाने के साथ साथ का सूत्र जो सो स्थापित करने बोलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहता है जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे के पहले छोर से तथा दूसरे का दूसरे छोर तीसरे के पहले छोर से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिगर को देखते हैं। कहता है माना कि 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनके बीच विभवांतर V1, V2, V3 तथा इससे धारा प्रवाहित I होती है। फिगर में देखते हैं R1 है, R2 है, R3 है और सभी के बीच जो धारा जो सो I प्रवाहित हो रही है। अब क्या करते हैं, ओम का नियम से V1 बराबर IR1 समीकरण लेते हैं 1 और V2 IR2 समीकरण लेते हैं 2 और V3 I3 लेते हैं समीकरण लेते हैं 3। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को जोड़ने पर यानी सभी को जोड़ देते हैं, तब V1 बराबर होगा V2 प्लस V3 और IR1 IR2 IR3। अब यहाँ क्या करते हैं, V को हम कॉमन लेते हैं तो V1 V2 का V ले लिए और I को हम कॉमन लेते हैं तो I हो गया R1 प्लस R2 R3 हो गया। समीकरण 4 ले लिए, देखिए इंडिकेट में दिखा दिए हैं कि V बराबर V1 V2 V3 हो गया। यदि A और B के सिरों के विभवांतर V है, यानी कि A और V के जो सिरा के बीच विभवांतर कितना है, V है, तो धारा I है। अब ओम के नियम से सूत्र होता है V बराबर I R, इसको समीकरण 5 ले लिए। अब समीकरण 4 और 5 से लेते हैं तो V का जो सूत्र हुआ वो IR हो गया और IR R1 R2 R3 ले लिए, तो I जो सो मेरा क्या होगा, I मेरा कट गया, बचा कितना R, तो R1 R2 R3 ये मेरा प्रूव्ड हो गया। प्रश्न 7 देखते हैं, दीर्घदृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इसका संशोधन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दीर्घदृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु वह निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दीर्घदृष्टि दोष कहलाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है। आने की कहता है कि दीर्घदृष्टि दोष के कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, यानी अभिनेत्र लेंस जो है फोकस दूरी का अधिक हो जाता है और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये इसका कारण हो गया। लेकिन अब देखते हैं थोड़ा सा कि संशोधन, तो संशोधन में क्या करते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा का अगर उपयोग हम करते हैं तो इस रोग का निदान हो जाता है। प्रश्न देखिए 8, कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के साथ Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाना है। यानी देखिए अब हम निर्माण करते हैं इसका, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए Na2 का पहले रचना देखते हैं, तो Na का जो होता है सो 2 8 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब Na जो है ये 2 और 8 यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। ऑक्सीजन का जब लेते हैं तो 2 और 6 होता है और इसमें क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉनों को ही लेना पड़ता है इसको। अभी दोनों ले करके क्या करता है 2 और 8 स्टेप पूरा कर लेता है। अब Na और N दे दिए तो ऑक्सीजन का 2 2 4 दे दिए और Na2 2 2 4 दे करके इसका जो 2 घट रहा है उसको यहाँ दे दिए 2 से, इस प्रकार इसकी रचना हो गया। ठीक उसी प्रकार देखिए Mg का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 2 होता है। अब इसको क्या करता है कि 2 8 ले करके बाकी 2 इलेक्ट्रॉनों को ही त्याग देता है। ऑक्सीजन का फिर 2 और 6 होता है। अब ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 8 ले लेता है यानी 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसका कितना हो गया 2 8 हो गया। अब फिर Mg प्लस O2, अब इसमें जो घट रहा है ऑक्सीजन को पूर्ति कर देते हैं यानी दे देता है। इस प्रकार से ये मेरा MgO का निर्माण हो जाता है। प्रश्न संख्या देखिए 9, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। अब इसमें क्या करते हैं हम CH4 प्लस O2 और CO2 इसको क्या करते हैं संतुलित करते हैं। तो बहुत आसान है, CH4 और O2 और CO2 और H2O है तो यहाँ क्या करते हैं 2 देते हैं और यहाँ भी हम 2 दे देते हैं। कारण कि ऑक्सीजन यहाँ 2 गो और ऑक्सीजन यहाँ 4 गो हो गया, तो यहाँ भी तो ऑक्सीजन 2 2 4 गो हो गया यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है 2 यहाँ भी है 4 गो हो गया। इस प्रकार से मेरा क्या हुआ संतुलित हो गया। आगे देखते हैं Na प्लस H2O और NaOH प्लस H2। अब इसको जब हम संतुलित करते हैं तो देखते हैं कि 2Na यहाँ है तो 2Na यहाँ भी देना होगा। H जो सो मेरा क्या है यहाँ 2 ठो है तो यहाँ 2 दे दिया यानी 2 दूना 4H, तो H यहाँ 2 ठो है और 2 यहाँ भी है यानी 4 गो। इस प्रकार ये भी मेरा संतुलित हो गया। आगे देखते हैं HNO3 प्लस CaOH जब अभिक्रिया करता है तो CaNO3 प्लस H2 बनता है। अब इसको जब हम संतुलित करते हैं तो सिर्फ यहाँ देखते हैं यहाँ मेरा 2 है तो इसके लिए हम 2 देते हैं और जब यहाँ मेरा 2 हो गया यानी यहाँ जब 2 दूना 4 हो गया तो हम क्या करते हैं हाइड्रोजन का भी जो मेरा यहाँ क्या हुआ 2 हुआ तब 2 यहाँ हुआ और यहाँ क्या करते हैं 3 दूना 6 हुआ यानी 8 हो गया तब 2 दूना 4 यहाँ हो गया और ऑक्सीजन मेरा कितना होता है देखेंगे 2 और यहाँ 2 4 गो हो गया तो यहाँ भी मेरा 2 दूना 4 हो गया। इस प्रकार ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से हम PbNO3 और PbO प्लस NO3 का दोनों क्या कहते हैं संतुलित कर देते हैं। प्रश्न 10 देखिए
कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली जगह क्यों छोड़ दी थी। तो मेंडलीफ ने तत्वों के गुणों को शेष मानकर उनका वर्गीकरण किया, इसलिए उन्होंने एक समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान के समय रखने की कोशिश की। यही कारण था कि आवर्त सारणी में बहुत खाली स्थान छूट गया, जिसके लिए उस समय तत्वों की जानकारी नहीं हो पाई। यानी कहने का मतलब है कि जब मेंडलीफ को जब जानकारी नहीं हो पाई तो उसने क्या किया, खाली स्थान छोड़ दिया। प्रश्न 11 देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखो। देखिए, हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभी तीनों एक ही तल पर होते हैं, नियम 1। और दूसरा कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव हमेशा बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का ये नियम हुआ। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। कहता है किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण कब होता है। तो देखिए, यानी कि शॉर्ट सर्किट। कहता है जब विद्युत तार तथा उदासीन तार, यानी जब प्लस और माइनस दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है, यानी शॉर्ट सर्किट होता है। तब यह होता है जब तारों का विरोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा साधित्र में कोई दोष आता है। यानी यह बहुत ही क्या है, बहुत ही स्थिति नाजुक होती है इस स्थिति में, और कुछ भी हो जाता है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। अब प्रश्न संख्या देखते हैं 13। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये जो है सो सिरा है, ये मेरा धमनी है, ये वृक्क है और ये मूत्रवाहिनी है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है। यानी इस प्रकार से फिगर वहाँ बना अगर कहीं रहेगा तो आपको इंडिकेट करके, जैसे कि मान लीजिए वृक्क है तो 1 नंबर दे देगा, ये है तो 2 नंबर दे देगा, ये है तो 3 नंबर दे देगा, और उसमें से लिखने बोलेगा कि 1 नंबर में क्या है। तो मान लीजिए 1 नंबर में वृक्क है तो हम लिखेंगे ये क्या है, वृक्क है। 2 नंबर में क्या है, तो 2 नंबर कहीं मूत्राशय है तो मूत्राशय लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो सो अच्छा नंबर ला सकते हैं। प्रश्न 14 देखते हैं कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबी बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष को लंबवत रखा गया है। तो बीम की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात करना है और साथ में आवर्धन भी निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि लेंस क्या उत्तल है। तो एफ बराबर मेरा 10 सेंटीमीटर हो गया, यू -15, क्योंकि यू जो होता है एनी टर्म क्या होता है, ऋणात्मक होती है। वी वी निकालना है। एच वन मेरा 2 सेंटीमीटर है, H2 मेरा गैप है। तो पढ़ लेते हैं लेंस सूत्र से 1/v - 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ क्या करते हैं, 1/v बराबर 1/u का मान -15 दे दिए, इसका मान 10 दे दिए। अब यहाँ जब हम v का जोड़ निकालते हैं, यानी कि एलसीएम निकालते हैं, 30 आता है, जिसको 1 से देंगे, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया। अब 3 में 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 1, 30 का 30, इसलिए v बराबर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। आवर्धन निकाल लेते हैं। तो m बराबर सूत्र होता है v/u, यानी v का जो मान 30 है, u का मान -15 है, तो एक बार क्या निकल गया, -2 निकल गया। पुनः m निकालते हैं, H2/H1, यानी कि m का मान मेरा 2 हो गया, H2 का मान कुछ नहीं है तो H1 का मान 2 दे दिया है। इस प्रकार H2 मेरा 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखते हैं प्रकृति जो होता है वास्तविक उल्टा है, कारण कि ये उत्तल लेंस है, स्थिति 30 सेंटीमीटर दूर है और आकार जिस वस्तु से बड़ा है। तो इस प्रकार से ये भी मेरा प्रश्न हल हो गया। आगे चलते हैं। प्रश्न 15 कहता है कि निम्न यौगिकों का यूपीएसी नाम लिखना है। यानी HCOOH को हम मैथिनोइक अम्ल कहते हैं और HCHO को मैथिनेल कहते हैं और CH देखेंगे CH3COC2H5 को हम ब्यूटेनोन कहते हैं। तो इस प्रकार से 15 क्वेश्चन VVI जैसे मेरा सॉल्यूशन समाप्त हुआ। तो अगर आप परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके शेयर करें, और इसी प्रकार से अच्छा VVI क्वेश्चन जो सो बोर्ड के लिए देखते रहें। फिर हम मिलते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।